Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about respiration in a plant. This is the 14th chapter of NCERT. तो मैंने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप वाइज स्टेप जो प्रोसेस थी उसको हमने डिस्कस कर लिया था जिसका एंड प्रोडक्ट हमारा पायरुविक एसिड बना था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने बात करी थी फर्मेंटेशन प्रोसेस की जिसमें हमने दो पार्ट में फर्मेंटेशन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड था, पहला एल्कोहलिक, दूसरा लैक्टिक एसिड। ठीक है, फर्मेंटेशन में अगर अल्कोहलिक की बात करें तो उसमें आपका एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें जो आपका लैक्टिक एसिड है वो आपका बैक्टीरिया के थ्रू पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, ओके। तो ये जो है दो पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? क्रेब्स साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल को भी डिस्कस कर लिया था जिसका एंड प्रोडक्ट क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो रिलीज होता है। एडिंग पार्ट की बात करें तो वो क्या था? एसिटिल कोएंजाइम जो है वो आपका सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एंड सिट्रिक एसिड जो है उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। एंड अगर पूरी क्रेब्स साइकिल के एंड प्रोडक्ट की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? ईटीएस, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि आपका ग्लाइकोलिसिस भी इसी के बेस पे था एंड कार्बन साइकिल जो था वो भी इसी के बेस पे था। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन कंप्लीटली बट नाइदर ऑक्सीजन हैज बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नॉर द लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स हैज बीन प्रोड्यूस। तो अगर इस प्रोसेस की बात करें इसमें ग्लूकोज का तो यूज, ग्लूकोज होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, इस प्रोसेस की बात करें ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज तो होता है, ग्लूकोज होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, क्या होता है? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। एंड अगर और बात करें तो जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो वो भी लार्ज अमाउंट में नहीं होता। ठीक है, एटीपी जो है वो इससे आपका एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एटीएस टेक प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो अगर एटीएस स्टेप की बात करें या एटीएस पाथवे की बात करें तो वो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, किसमें होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके स्टेप की बात कर लेते हैं कि स्टेप वाइज स्टेप क्या क्या प्रोसेस होती है इसमें। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH produced in the mitochondrial matrix during the citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex first। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है? एक साइड क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, दूसरी साइड इनर मेम्ब्रेन होती है एंड तीसरी साइड क्या होता है? इंटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। बट अगर सेंटर की बात करें तो वहां पर क्या होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरी साइड की बात करें तो उसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर जो इस प्रोसेस जो इसमें जो होता है कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिएक्शन होती है और रिएक्शन में जो आपका आयंस जो रिलीज होते हैं, ठीक है, H+ आयंस जो रिलीज होते हैं वो इंटर मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं? इंटर मेम्ब्रेन में रिलीज होते हैं। ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है बात करेंगे तो वो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, बट उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं वो आपका मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेप जो है वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH produced in the mitochondrial matrix during the citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex first। तो इसमें जो NAD+ होता है वो NADH+H+ में कन्वर्ट होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल की हेल्प से होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था सिट्रिक एसिड साइकिल में आपका एटीएस का यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का यूज होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जब सारी प्रोसेस जो है ईटीएस जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, ओके। जहां पर अगर NADH की बात करें तो NADH डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो आपका NAD+ में कन्वर्ट होता है। तो ये जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होता है। ठीक है,
फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्यूनल लोकेटेड इन विद इन द इनर मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अकाउंट होते हैं, ठीक है, ओके, जहां पर आपका यूबिक्यूनल लोकेटेड होता है। फिर देखिए ubiquinone also receive reducing equivalent via FeDS2 is a complex second that is generated during oxidation of a succinate in a citric acid cycle, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में आपका सक्सीनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, यूबिक्विनोन होता है वो FeDH2 को रिसीव करता है, ठीक है। क्या करता है, FeDH2 जो होता है, जो कि आपका सिट्रिक एसिड में मैंने बताया था कि FeDH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो FeDH2 को रिसीव करता है कौन, यूबिक्विनोन, ठीक है। क्या रिसीव करता है, यूबिक्विनोन जो होता है FeDH2 को रिसीव करता है, कहां पर, कॉम्प्लेक्स सेकंड में रिसीव करता है, ठीक है, जो कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है सक्सीनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कहाँ किसका फॉर्मेशन करता है, सक्सीनेट का फॉर्मेशन करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है, ओके। फिर देखिए पॉइंट देखिए, the reduced ubiquinone is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome B7 complex third। तो अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की देख ली, कॉम्प्लेक्स सेकंड की देख ली कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADH जो है वो NAD+ में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर जो कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करें तो वो आपका सक्सीनेट का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ FeDH2, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो आपका यूबिक्विनोन होता है, वो जो आपका यूबिक्विनोन होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके आप साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम B7 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कहां पर, कॉम्प्लेक्स थर्ड में, ठीक है, कहां पर फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम B7 का फॉर्मेशन करता है। फिर देखिए साइटोक्रोम इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स each within an iron containing heme group. They are part of electron transfer chain in a mitochondrial present in a cristae and a chloroplast in a thylakoid। तो ये जो प्रोसेस होती है ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल में जो क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं उनमें होती है, और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसमें ही प्रोसेस होती है, ठीक है। मैंने बताया था जब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन मैंने पढ़ाया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आकर कलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रोटीन का एक ग्रुप है जिसमें कि हीम ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड ईच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करें तो वो दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल में भी होता है एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल की बात करें तो वो क्रिस्टे में होता है एंड क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, the energy released during the ATS is utilized in a synthesizing ATP with the help of ATP synthase। This complex consists of two major components F1 and F0। तो जैसे कि मैंने बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं, तो क्रिस्टे में जो ATS प्रोसेस होती है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कहाँ से फॉर्मेशन हुई थी, वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस बोला जाता है एनर्जी का, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जो कि एटीएस में जो एटीएस के थ्रू रिलीज होता है, तो वो कहाँ से फॉर्मेशन हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं F1 एंड F0, उसी से ही आपका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर इसके स्टेप की बात करें, मतलब जो क्रिस्टे की बात करें, क्रिस्टे में क्या होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। F1 हेड पीस इज अ साइट ऑफ अ सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो F1 होता है वो आपका क्या होता है, हेड पार्ट में प्रेजेंट होता है, एंड F0 की बात करें वो डाउनवर्ड पार्ट में इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है। वो टू मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, F1 हेड पीस इज साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो अगर बात करें कि F1 से क्या होता है, F1 इज अ हेड पीस एंड जो कि ATP का फॉर्मेशन करता है, और ATP का फॉर्मेशन जो करता है, तो ATP किससे फॉर्मेशन होता है, ADP प्लस PI जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, ATP में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ F1 पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। क्या बताया मैंने, ADP प्लस PI दैट मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो आपका किसमें कन्वर्ट होता है, ATP में, जो कि ATP का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ F1 पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट F0 की देख लेते हैं। F0 is an integrated membrane protein complex that forms the channels through which proton cross the inner membrane। F0 की बात करें तो F0 के थ्रू ही आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि एक प्रोटॉन्स जो है वो एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर ना हो पाए,
तो इनर मेम्ब्रेन में वो एक बैरियर का वर्क करता है, ठीक है। एफ0 पार्टिकल्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में एक बैरियर का वर्क करते हैं ताकि प्रोटॉन्स जो है वो इधर उधर ट्रांसफर ना हो पाए, ठीक है। एक चैनल की तरह वर्क करता है, ठीक है। फिर देखिए NADH का फॉर्मेशन में 3 ATP का यूज होता है एंड FADH से 2 ATP मॉलिक्यूल का यूज होता है, ठीक है। फिर देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक साइड आपका दे रखा है स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन एंड सेंटर पे दे रखा है आपका सोर्सेस एंड लास्ट में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस। तो इस तरीके से पूरे प्रोसेस में, इस रेस्पिरेशन में जितनी भी प्रोसेस आपकी यूज हुई, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया और सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया एंड ETS हो गया, तो इसमें कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो आपको इस पूरे टेबल में दे रखा है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो उसका सोर्सेस क्या होता है, डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 जिसमें कि 2 into 3 टोटल 6। तो इसमें अगर डायरेक्ट की बात करें ग्लाइकोलिसिस में तो वो 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, बट अगर NADH2 की बात करें NADH2 से आपका 6 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पायरुविक एसिड की। तो पायरुविक एसिड में जो एसिटिल, पायरुविक एसिड से आपका एसिटिल को एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें सोर्सेस की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 का फॉर्मेशन होता है जिसमें ये 2 into 3 6 मॉलिक्यूल 6 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस प्रोसेस में। फिर देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में जो सोर्स से था तो 6 NADPH2 में 18 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और FADH2 की बात करें 2 FADH2 का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें आपका टोटल मिलाकर 4 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंड 2 ATP रिलीज होता है। तो टोटल मिला के अगर इसकी बात करें सिट्रिक एसिड की तो आपका 24 ATP का फॉर्मेशन होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। और अगर टोटली पूरे रेस्पिरेशन की बात करें कि ग्लाइकोलिसिस में कितना फॉर्मेशन हुआ एंड एसिटिल कोएंजाइम में कितना फॉर्मेशन हुआ ATP का एंड उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में कितना आपका फॉर्मेशन हुआ ATP का, टोटल इस प्रोसेस में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कितने 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बात करते हैं एम्फीबोलिक पाथवे की। ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन। तो अगर हमने पूरे टोटल इस चैप्टर की बात करें तो ग्लूकोज जो होता है वो क्या है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें एक सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है ग्लूकोज, ठीक है। फिर देखिए ऑल द कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्टेप की बात कर लेते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में जैसे कि किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, कोई भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। बट अगर कोई भी चीज ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा दैट्स कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म एंड किसी भी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा तो उसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है डिफरेंस। तो फर्मेंटेशन देखते हैं इन द फर्मेंटेशन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो अगर फर्मेंटेशन की बात करें ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। बट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें इन द एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेट गेन ऑफ अप्रॉक्स 2 ATP फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अगर उनके मतलब ग्लूकोज की ईच मॉलिक्यूल की बात करें तो उससे टोटली 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करें तो 36 to 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो है रिलीज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात करी, ठीक है। ओके, अभी एक जो टेबल पढ़ा है उसमें क्या है 38 ATP जो है रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर देखिए इन प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो इन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड मिलता है या फिर अल्कोहल मिलता है, ठीक है। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करें तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या और वाटर होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो इसका एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश होता है। और जैसा कि हम हर बार देखते हैं
कि जैसे हमारा चैप्टर फिनिश होता है तो हम तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आरक्यू इज, तो मैंने फॉर्मूला बताया था। आरक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, CO2 इज इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये क्या है, आरक्यू, इसी से आपका रेस्पिरेशन क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, फिर देखिए एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर देखिए द फर्स्ट फेज इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में जो फर्स्ट फेज होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है एनिमल्स में। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो उसे ही तो बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ओके, फिर देखिए which of the following is a key intermediate compound linking glycolysis to the Krebs cycle, तो क्रेब्स साइकिल में सबसे पहला कंपाउंड जो है, मतलब जो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है तो पहला कंपाउंड कौन सा होता है, आपका एसिटिल कोएंजाइम जब आता है। ठीक है, तो सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंट में आपका सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर देखिए एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल इज, तो अगर क्रेब्स साइकिल के एंड प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है। ठीक है, कई बार मैंने बताया है जब मैं पढ़ा रही थी। फिर देखिए एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली इनटू, तो 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, टोटली बात करें इंड प्रोडक्ट की ग्लाइकोलिसिस के, ग्लाइकोलिसिस का इंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड। ठीक है, क्या होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखिए इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स अकमलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पर रिलीज होते हैं, मैंने बताया था इंटरमेम्ब्रेन में रिलीज होते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, ओके, और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करेंगे तो वो आपका किसमें होता है, जो Na प्लस जो कि एक्सचेंजमेंट होता है वो आपका मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, तो जो साइटोक्रोम्स होते हैं वो आपका किसमें मिलता है, क्रिस्टल, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टल में मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो टोटली हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए इस चैप्टर के, और तो एनसीईआरटी रीड करते रहिए एंड जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।